केमिस्ट्री क्लासरूम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं दैट इज कैटालिसिस। दिस इज कैटालिसिस। ओके, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम कैटलिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, हाउ इट वर्क्स। जस्ट एक आपको रिवीजन दूंगी मैं। ये मेरे सामने दो इक्वेशंस लिखी हैं। पोटेशियम क्लोरेट when it is heated at a temperature 653 to 873, it gives KCl and oxygen. Okay, but the same reaction, when this reaction is carried out in the presence of manganese dioxide MnO2, तो टेम्परेचर हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता। आप जरा इसकी हाईएस्ट रेंज देखिए, इट इज इवन लोएस्ट देन द लोअर रेंज ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये 633 तक के टेम्परेचर पे हो जाएगा, लेकिन विदाउट MnO2 ये रिएक्शन 653 से लेके 873 केल्विन के बीच में टेम्परेचर होगा, तभी कैरी ऑन होगी। राइट, स्ट्रेंज कि अगर हम एक छोटा सा फॉरेन मटेरियल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जा रहा है। इट इज इवन रिक्वायरिंग लो टेम्परेचर पे भी हो जा रहा है ना। तो ये जो फॉरेन मटेरियल है, ये जो हमने MnO2 यहां पे ऐड किया, दिस इज नोन एज कैटालिस्ट। एंड दिस टर्म कैटालिस्ट, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय अ साइंटिस्ट Berzelius. He used this term for the first time that by the addition of a foreign material we can increase rate of chemical reaction. So he gave this word in 1835. आप Berzelius hypothesis पढ़ते हैं +1 के अंदर। ओके, उसने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया था। देन ही केम टू पुट ऑन हिज जो भी थीसिस थे दैट दिस इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच स्पीड्स अप द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी वो लो पे भी हो गई। जस्ट एक रिवीजन दूंगी मैं, आपको याद होगा। अब कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, this is energy of reactants, this is energy of products, and this is threshold energy. ये एनर्जी चाहिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, राइट? ओके, नाउ दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। दिस इज अ नॉर्मल सिचुएशन। इधर हमने एनर्जी ली है और इधर हम देख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ओके, अब देखिए, ये हुई विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये ई थ्रेशोल्ड विदाउट कैटलिस्ट। अभी हमने कैटलिस्ट नहीं डाला। ये ई एक्टिवेशन अगेन इट इज, चलो मैं इसको इधर ही जोड़ देती हूं, ये दोनों ही विदाउट कैटलिस्ट। ओके, अब कैटलिस्ट क्या करता है? नागविंत्रु वाला विजिट याद है ना? ओके, वहीं पे चलते हैं फिर से। तो यहां से कैटलिस्ट आया, कैटलिस्ट ने क्या किया, एक रिएक्टेंट का हाथ पकड़ा और उसको शॉर्टकट रास्ते से ले जाके प्रोडक्ट बना दिया, है ना। अब देखो, ये एक नई थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई। मैं इसको डॉट से ही बना रही हूं। अब ये जो डॉट वाली है, दिस इज ई थ्रेशोल्ड विद कैटलिस्ट। इसको मैं डैश लगा देती हूं, विद कैटलिस्ट। ठीक है, ओके, अरे वाह, एक और एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, डैश, है ना। नाउ दिस ई एक्टिवेशन, दिस इज विद कैटलिस्ट। तो आप देखिए, अब ये लो टेम्परेचर पे क्यों हो गई? क्योंकि पहले उसको बैरियर क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, इसलिए टेम्परेचर हाई था। अब उसको बैरियर क्रॉस करने के लिए सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए, इसलिए टेम्परेचर लो है। तो कैटलिस्ट करेगा क्या? इस रिएक्टेंट के साथ बाइंड करेगा लो टेम्परेचर के ऊपर और उसको प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रास्ता बताएगा, विच इज हैविंग लो
एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब आप एक चीज देखिए, जो कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैटलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको ना इधर से दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहली बात, इट इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन। ओके, डन। ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, रिएक्शन जल्दी हो जाती है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या इसने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी को चेंज किया? नहीं। डज नॉट ऑल्टर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और आपको पता है डेल्टा एच किसके बराबर होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो जब उसने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी को ऑल्टर नहीं किया, तो क्या रिएक्शन की डेल्टा एच चेंज करेगा, एंथैल्पी चेंज करेगा? नहीं करेगा। डज नॉट ऑल्टर ई आर और ईपी, डज नॉट चेंज डेल्टा एच और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की एंथैल्पी को भी चेंज नहीं करेगा। ये सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करवा देगा, तेज करवा देगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस लोकेशन से स्टार्ट किया और जिस लोकेशन के ऊपर जो भी हमारा ट्रैकिंग एरिया है, जिस भी हम टेंपल के लिए जा रहे थे, वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हैं। कैटलिस्ट सिर्फ एक शॉर्टकट दे रहा है, हमें शॉर्टकट से लेके जा रहा है जहां एनर्जी कम लगेगी। ओके, डज नॉट चेंज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। और एक बात, does not alter equilibrium constant। जिन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आ जाता है, ये उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता। रीजन देखो, अगर आगे जाने के टाइम उसने ई एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी, तो वापस आने वाली ई एक्टिवेशन पहले कितनी थी? देखो जरा, पहले इतनी थी, अब कितनी होगी? इतनी, है ना? तो जितनी उसने इधर को चेंज करेगा, उतनी वापसी पे भी चेंज आएगी। तो इक्विलिब्रियम जल्दी जरूर आ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर कैटलिस्ट कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता। क्लियर? ओके, अब देखिए, अब ये जो कैटालिसिस है ना, ये दो तरह की होती है। कैटालिसिस एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। नाउ एज द नेम इंडिकेट्स, अगर तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, इफ इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन, it is called positive catalysis, and if it decreases rate of reaction, it is called negative catalysis, right? Okay, ये एक इसकी क्लासिफिकेशन है। एक्शन ऑफ जो भी कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, आपने इस डायग्राम के अंदर देख लिया होगा। बेटा, आप लोगों के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो आप डायग्राम बना के ही कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि ये फॉरवर्ड की है ना एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बैकवर्ड की। दिस इज फॉर फॉरवर्ड, दिस इज फॉर ई एक्टिवेशन बैकवर्ड, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, एंड ई एक्टिवेशन बैकवर्ड विद कैटलिस्ट। ये मैंने डैश लगा दी। तो वो बोलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी 10 किलो जूल कम हो गई। मींस ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज 10 किलो जूल, ये लो आ गई। तो बताओ, फॉरवर्ड में जाने के लिए 10 किलो जूल लो आ गई, तो बैकवर्ड के लिए कितना फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा। ये चीज दोनों साइड से कट गई, ये पीक दोनों से ही हट गई। तो ये चीज क्लियर तब होगी जब आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये पहले इतनी थी, अब 10 किलो जूल हट के वो इतनी रह गई। ओके, पहले वो इतनी थी, 10 कट गई तो इतनी रह गई। तो जितना स्पीड, जितना एक्टिवेशन एनर्जी से 10 किलो जूल डाउन आया जाने के टाइम, उतना ही वापसी पे भी तो डाउन है वो। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को आई रिकमेंड कि आप डायग्राम बना के ही करें, गलती का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता है। ओके, अब जो हमारे पास मेन इसकी क्लासिफिकेशन है कैटालिसिस की, it is of two types: homogeneous catalysis and
हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अब आपको पता है होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। सेम व्हाट? इसमें सेम क्या होगा? सेम होगा रिएक्टेंट एंड catalyst are in same phase, right? And in case of heterogeneous, reactants and catalyst are in different phase। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ओके, तो ये देखिए होमोजेनियस कैटालिसिस के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए हैं। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हम ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर SO2 से बनाते हैं SO3 एंड दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ NO। अब आप देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही गैसियस हैं। ओजोन, ओजोन की डिकम्पोजिशन, दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, तो इट इज गैस, ऑक्सीजन गैस एंड 2O2 अगेन गैस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ NO। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, hydrolysis of ester, liquid and it is carried out in the presence of acid is also aqueous। अब ये homogeneous catalysis का मैकेनिज्म क्या रहता है? मान लो हमारे पास है A प्लस B और यहां हमने डाल दिया कैटलिस्ट C और प्रोडक्ट बन जाता है हमारे पास, ठीक है, लेट इट बी एनी प्रोडक्ट। तो प्रोसीजर क्या होता है? दोनों रिएक्टेंट्स में से पहले एक के साथ C कंबाइन किया कैटलिस्ट और ये बन गया AC। दूसरे फैक्टर के अंदर फिर ये AC जो है ये B को उसके सामने लेके आता है, दोनों आपस में मिलके प्रोडक्ट बना लेते हैं और कैटलिस्ट फ्री हो जाता है, अगेन रेडी टू कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल। चलो इसको मैं इधर किसी पे अप्लाई करती हूं, देखना जरा इस वाली इक्वेशन में। अब ये डायरेक्ट NO2 जो है वो डायरेक्ट इसके साथ नहीं जाएगा, ये दोनों डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे क्योंकि गैसियस है ना, तो इनको आपस में कंबाइन करवाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। तो सबसे पहले ये रहा कैटलिस्ट, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, राइट, एंड फॉर्म्स NO2। ये लीजिए NO2, ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेप। Now, in second step, what it does, NO2 कंबाइन करेगा SO2 के साथ। अब ये बन गया हमारे पास इंटरमीडिएट, ये बना इंटरमीडिएट। AC क्या है? इंटरमीडिएट। तो अब ये हमारे पास NO2 क्या बना? इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इंटरमीडिएट सामने आया SO2 के, ओके, एक ऑक्सीजन इसको शिफ्ट करी, ये क्या बन गया? SO3। ये सारे के सारे इनके साथ G लगा देना भाई, नहीं तो नाराज हो जाते हैं, जस्ट किडिंग। तो SO2 SO3 बन गया और ये लीजिए NO फिर से फ्री, दिस इज रीजेनरेटेड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट फिर से फ्री हो गया, दोबारा से ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और SO3 बनाता जाएगा, ठीक है बच्चे। अब एक NO2 ने इसके साथ किया तो दूसरा NO2 दूसरे SO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा? SO3 प्लस NO। देख लो शुरू में कितने NO यूज हुए थे? 2। रीजनरेट भी कितने हुए? 2। कैटलिस्ट कभी भी खुद कंज्यूम नहीं होता, तो यहां से निकलती है कैटलिस्ट की डेफिनेशन, इट इज अ सब्सटेंस एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर विच इंक्रीजेस the rate of reaction without itself undergoing any change or without get consumed, ठीक है। Catalyst is a substance
added foreign substance added to the reaction mixture which increases rate of reaction without consumed itself or without undergoing any change itself. खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा. ठीक है, तो ये थी होमोजेनियस कैटालिसिस और ये था उसका मैकेनिज्म कि जो भी कैटलिस्ट है इट विल कंबाइन विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म इंटरमीडिएट एंड दैट इंटरमीडिएट इट विल रिएक्ट बाइंड विद द नेक्स्ट जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होगा. तो अब जिसमें इंटरमीडिएट इसके साथ कंबाइन करेगा ना, ये स्टेप हमेशा फास्ट होगा और ये वाला स्लो होगा. जिसमें वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा दैट इज स्लो. स्लो जैसे ही फिर वो बना उसके बाद वाला सारे के सारे स्टेप क्या हैं? फास्ट. ओके, अब होमोजेनियस कैटालिसिस के बाद नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. ओके, चलिए अब बात करते हैं हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के बारे में. राइट, तो सबसे पहले देखिए ये रिएक्शन आप कहां देखते हो? हैबर्स प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन इज सॉलिड और ये बन गया अमोनिया. तो रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस फेज एंड कैटलिस्ट इज सॉलिड. ओके, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है, दिस इज ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस. ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड है ना, उसमें करते हैं हम ये. तो अमोनिया इट इज गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, NO गैसियस, वाटर वेपर गैसियस, लेकिन प्लैटिनम क्या है? सॉलिड. देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजिनेशन, very important chemical reaction in food industry where we are converting vegetable oil into vegetable ghee, डालडा घी. ठीक है, तो solid fat, vegetable oil, refined oil, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दी in the presence of nickel. ये दोनों, ये liquid, ये गैस और ये solid. The best example of heterogeneous catalysis जिसके अंदर तीनों फेज एक साथ है. Then this is oxidation chamber of contact process, SO2 gaseous, oxygen gaseous, SO3 gaseous, and this reaction is carried out in the presence of platinum or vanadium pentoxide which is solid in nature. तो ये एग्जांपल्स हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की. ओके, नाउ इसका मैकेनिज्म देखिए. मैकेनिज्म के अंदर हाइड्रोजनेशन के और भी बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको हर बार बताती रहती हूं. इथीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम और ये बन जाता है इथेन. गैस गैस सॉलिड. राइट, ओके. अब इसका जो मैकेनिज्म है वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म. इट इज बेस्ड अपॉन एड्सॉर्प्शन थ्योरी. थ्योरीज बहुत सारी हैं बट इट इज very nicely explained with the help of adsorption theory. इस adsorption theory के total 5 points हैं. ठीक है, मैं small करके यहाँ पे आपको बताती हूं. तो सबसे पहले रहता है diffusion of the reactants. सबसे पहले क्या होगा? कोई भी diffusion of the reactants to the surface of एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट के सरफेस की तरफ जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट अट्रैक्ट. अब मैं एड्सॉर्बेंट नहीं लिखूंगी, आई विल राइट कैटलिस्ट. ओके, डिफ्यूजन हो गया. डिफ्यूजन होने के बाद
दे विल गेट एड्सॉर्ब, पहले आए, नाउ एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एड्सॉर्प्शन ऑफ reactant molecules on the surface of catalyst. Okay, पहले diffusion, then there is adsorption. Okay, अब adsorption हो गई तो उसके बाद क्या होगा? Occurrence of chemical reaction on the सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन हो गई. ओके, फिर क्या होगा? डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. जैसे ही प्रोडक्ट बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गई तो प्रोडक्ट बन गया. नाउ डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एंड अगेन देयर विल बी डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. ठीक है, यहां पे होगी अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst. किसके थ्रू? थ्रू अ इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट जरूर बनता है, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, अब ये 5 स्टेप. अब देखना, मैं पहले एग्जांपल ले लेती हूं. लेट इट बी A प्लस बी और मुझे प्रोडक्ट चाहिए AB. ठीक है, ओके. ये मेरे पास कोई गैस का सरफेस है. अब सारे स्टेप देखना. ये कोई गैस का सरफेस है और ये इसके बाहर वाले मॉलिक्यूल्स. ठीक है, क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो सेटल्ड हैं प्रॉपर, हर तरफ से वो प्रॉपर फोर्स लग रही है, इसी की अनबैलेंस्ड फोर्सेस है. तो सबसे पहले ये देखिए, ए आ गया, बी आ गया. फर्स्ट स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. आ गए इसके पास, ए भी आ गया और बी भी आ गया. ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? दे विल गेट एड्सॉर्ब. ओके, अगेन अब मैं सिर्फ यही लेयर बनाऊंगी ऊपर वाली. ये आके ए और बी, अभी पहले कौन सी इसमें आती है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एड्सॉर्ब हो गए, तो दिस इज स्टेप सेकेंड. एड्सॉर्प्शन हो गया, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, एड्सॉर्प्शन होगी. थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है? इनके बीच में अब केमिकल रिएक्शन होगा. ठीक है, ये ऐसे जुड़े ना आपस में. अब ए और बी दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहां पे हो गई केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन और क्या बन गया? प्रोडक्ट. फोर्थ स्टेप, अब ए और बी, अब इधर से जाने वाला कौन होगा? ए बी. आने वाला कौन था? ए अलग था, बी अलग था, लेकिन वापस जाने वाला कौन है? प्रोडक्ट. ठीक है, अभी ये जस्ट सरफेस को इन्होंने छोड़ा है, ए बी, प्रोडक्ट. तो क्या हो गई? डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट. अब डिसॉर्प्शन हुई प्रोडक्ट की, एड्सॉर्प्शन हुई थी रिएक्टेंट की. एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस. अब चला जाएगा ये. अब ए और बी प्रोडक्ट बनके डिफ्यूजन हो गया और फिर से हमारे पास एक्टिव साइट्स फ्री हैं. डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट. तो इस तरीके से हेट्रोजेनियस कैटालिसिस जो होती है दैट टेक्स प्लेस. तो देखो, पांचों के पांचों स्टेप जो आपने ऐसे लिखे थे, इस तरीके से ये जुड़ते हैं आपस में. ठीक है,
तो ये तो मैंने ए और बी को आपको कंबाइन करके बताया। अब मैं इथीन वाला एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। सेम यही चीज हम इथीन के एग्जांपल के साथ करेंगे। तो मेरे पास केमिकल रिएक्शन है इथीन प्लस H2, this is gaseous. In the presence of platinum, it will form ethane, also in gaseous phase. Okay. अब मैं स्टेप 1 2 3 ही लिखूंगी। ये रहा फर्स्ट स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर यहां पे आया इथीन, यहां पे आया हाइड्रोजन। दे आर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स द कैटलिस्ट। अभी सरफेस के नजदीक नहीं पहुंचे हैं, तो दिस इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, कैटलिस्ट, प्लेटिनम, रिएक्टेंट्स टू द surface of catalyst. Step 1. Second, okay, now ये मॉलिक्यूल CH2 फिजिकल एब्जॉर्प्शन के साथ आपस में जुड़ गए। ये रहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, चलो मैं ऐसे बना लूं इसको, ये भी फिजिकली एब्जॉर्ब हो गए अलग अलग, ठीक है। नाउ दिस इज adsorption, step 2, adsorption of reactants on the surface of catalyst, right. Up third step, this was second, okay. In the third step, what is going to happen? There will be chemical reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कैसे? पहले इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन ऐड होगी, फिर दूसरी इसमें ऐड होगी, तो इट विल फॉर्म H H H, सिंगल बॉन्ड H H, और इधर भी एक और H आके जुड़ जाता है इसके साथ, ठीक है। तो अब इसको बनना है इथेन, तो वी विल गेट या इसको मैं ऐसे बनाती हूं, ठीक है। और अब एक हाइड्रोजन बचा है, ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हो गई केमिकल रिएक्शन, थर्ड स्टेप, केमिकल रिएक्शन विथ फॉर्मेशन ऑफ intermediate, chemical reaction to form product with formation of intermediate। तो आप देखिए लेफ्ट वाली साइड पे इंटरमीडिएट है और एक हाइड्रोजन बची है, वो इसके साथ जुड़ने वाली है, ठीक है। अब अगले स्टेप के अंदर अब बन गया CH3 CH3, और उसने देखो मॉलिक्यूल से हट गया, वो सरफेस से बॉन्ड हट गया, क्योंकि कार्बन की सारी वैलेंसीज पूरी हो गई, यहां पूरी नहीं है, अभी ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, और इधर एक हाइड्रोजन भी है जो इसके साथ लगेगी, ठीक है। तो ये बन गया डिसॉर्प्शन, स्टेप नंबर 4, सरफेस छोड़ दिया, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एंड लास्टली ये सरफेस फिर से खाली, दिस इज कैटलिस्ट, प्लैटिनम, और ये रहा इथेन। अब ये डिफ्यूजन of product from
surface of catalyst, right? Yes, it is visible, quite visible from here. तो ये हो गई heterogeneous catalysis की mechanism and it is based upon purely theory of adsorption, right? अच्छा, अब ना एक दो टर्म्स हैं जो मैंने नोट करके रखी थी आप लोगों के लिए. यस, एक होता है ऑटो कैटालिसिस. ठीक है, ऑटो कैटालिसिस. तो ऑटो कैटालिसिस मींस रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट. ऑटो कैटालिसिस. तो ऑटो कैटालिसिस में वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज कैटलिस्ट. प्रोडक्ट में से ही एक मेंबर ऐसा होगा, इट विल एक्ट एज रिएक्टेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट एंड सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट? क्या मतलब है इसका? देखिए, activity means tendency of a catalyst to increase the rate of chemical reaction. That is called activity. कि कोई catalyst कितना active है. और कुछ एक reactions ऐसी हैं that catalyst can increase rate of reaction by 10 raised to power 11 times. C. थोड़ा सा अमाउंट, और आपको पता है कैटलिस्ट हमेशा स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होता है. इट कैन इंक्रीज rate of reaction up to 10 raised to power 11 times as compared to uncatalyzed reaction. अगर आप periodic table में देखें तो हमारे पास ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11. अब जरा ग्रुप 5 कौन सा है देखिए. ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5. ग्रुप 1 में हमारे पास आ गया S ब्लॉक 1, S ब्लॉक 2. अब यहां पे आया D ब्लॉक. 3 से D ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. D1, D2, D3, D4, D5, D6. तो D1 में D2, D3, D3 से लेकर 6, D7, D8, D9, D11, D12. जो D12 है ना, ये आ जाता है हमारे पास जिंक वाला कॉलम, जिसमें D10 हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन. तो यहां पे हमारे पास ग्रुप 5 से लेके ग्रुप 11 तक मींस दो इसमें से S के निकाल दीजिए. तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 8, 9 एंड 10. तो ये रहा ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. क्योंकि इसके आगे P ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज फ्रॉम 13 to 18. ठीक है, पीरियोडिक टेबल पता है आप लोगों को सबको. तो S के दो ग्रुप है 1 and 2. 18 ग्रुप है ना सारे के सारे. तो D के हिस्से में ये आए. तो 5 से लेके 11 तक दे आर द कैटलिस्ट. और उसमें स्पेशली 7, 8 और 9 ये वाले ग्रुप के बेस्ट कैटलिस्ट है. 5 से 11 तक एज अ कैटलिस्ट ये मेटल्स यूज होती है नीचे तक. चारों के चारों इसके जो पीरियड्स हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा 7, 8 और 9th ग्रुप के जो मेटल्स हैं हमारे पास, वो इसके अंदर ज्यादा यूज होती हैं. और अगर आपको याद हो D5 के अंदर यहाँ पे है मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर. ठीक है, ऐसे नीचे को चलते जाएंगे. इसी में प्लेटिनम आएगा. निकल के अंदर ही प्लेटिनम है, प्लेडियम है. ये सारी की सारी एक्टिव मेटल्स. तो फ्रेंकली स्पीकिंग D block metals are the best catalyst. They are used as catalysts. अब दूसरी साइड है मेरे पास selectivity. Catalysts are selective in nature. Activity means they can increase the rate of reaction. In general term increase करते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है, रिएक्टेंट सेम, लेकिन आप अलग अलग कैटलिस्ट यूज करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिविटी. देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दिस इज वाटर गैस. अगर आप इसको निकल की प्रेजेंस में कैटलाइज करते हैं, इट गिव्स मीथेन गैस.
दिस मेथड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीथेन। अगर आप कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड यूज करते हैं, इट विल गिव मीथेनॉल, एल्कोहल, ये देता है एल्कोहल। Same reactant, if you carry out the chemical reaction in the presence of copper, it will give methanol, और इसको हम बोलते हैं formaldehyde। तो आप देखिए, now this is the meaning of selectivity of a catalyst. This and this, these catalysts are selective in nature. It can give methane, it can give methanol, and it can give methanol. This is the meaning of activity and selectivity. Okay. Then inhibitors. ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं। इनहिबिटर्स और पॉइजन्स हम इनको बोलते हैं। दे रिड्यूस, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट एंड नॉन एज इनहिबिटर्स। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। तो तब तक स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। स्टे होम, स्टे सेफ।